तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो स्वागत है तुम सभी का एजुकेशन फ्रॉम बुक्स के एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ का चैप्टर 3, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, और जिसका भी क्लास 9 तक का मैथ एकदम क्लियर होगा उसके लिए तो ये चैप्टर और भी बहुत ज़्यादा ईजी होगा। और अगर 9 तक का मैथ क्लियर नहीं भी है तब भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को शुरू से सब चीज़ बताने वाला हूं, तो आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो चलो अब जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम लोग जो चैप्टर का नाम अगर समझ लेंगे तभी हम लोगों का आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि चैप्टर है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अगर हम लोग जो है पेयर ऑफ को अभी के लिए हटा दे तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो है ये आपने क्लास 9 में भी देखा था कि क्या होता है। यानी कि सबसे पहले ये इसको हम लोग और तोड़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब इक्वेशन आप लोगों को पता है कि क्या होता है। कोई भी ऐसा अगर हम लोग लिखते हैं जिसमें एक इक्वल का साइन हो और इधर साइड कुछ भी रहे और इधर साइड कुछ भी रहे, तो और कोई भी एक इसमें वेरिएबल हो तो हम लोग उसको इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं एक्स प्लस 9 बराबर 0, तो ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल भी आ रहा है। एक से ज़्यादा वेरिएबल भी आ सकता है, लेकिन वेरिएबल होना चाहिए और साथ में एक इक्वल का साइन होना चाहिए, तो इसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो आप लोगों को पता हो कि इक्वेशन जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि डिग्री के हिसाब से बांटते हैं। यानी अगर डिग्री क्या होता है, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसका पावर कुछ नहीं दिया हुआ, यानी पावर 1 होगा, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, यानी जिसका डिग्री 1 हो। अब उसी तरह से अगर हम लोग एक्स का पावर 2 प्लस 9 बराबर 0 लिखते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो 2 है ये इसका डिग्री 2 हो गया, तो 2 डिग्री वाले को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जो कि इसका अगला ही चैप्टर हम लोगों का है, यानी चैप्टर 4। लेकिन अभी हम लोगों को यानी सिर्फ देखना है लीनियर इक्वेशन, यानी कि जिसका वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, ऐसा वाला हम लोगों का इक्वेशन का बात कर रहा है। अब इसमें भी बोल रहा है इन टू वेरिएबल्स, यानी यहाँ पर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सिर्फ एक्स है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुआ। लेकिन यहाँ पर चैप्टर हम लोगों को क्या बोल रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यानी कि अगर हम लोग इस तरह का एक लेते हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर 2, तो अब ये जो एक इक्वेशन है ये हम लोग का सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि दोनों का ही पावर 1 है, यानी डिग्री 1 हो गया, और साथ में फिर ये हम इसमें 2 वेरिएबल है, तो इसलिए ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक आप लोगों को जो है पहले भी अच्छे से सब चीज़ पढ़ चुके हैं आप लोग कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए भी सीख चुके हैं। जैसे कि अगर इसका सोल्यूशन निकाले तो इसका आप लोगों को पता है कि इन्फिनिट सोल्यूशन होता है, यानी एक्स का कोई भी वैल्यू रख के वाई का वैल्यू निकाल लेना होता है, फिर वाई का रख के एक्स का निकाल लेना होता है। तो इस तरह से बहुत सारा इसका सोल्यूशन निकलता है। अब बोल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी दो को हम लोग जो है इसी तरह का इक्वेशन लेंगे। मान लेते एक हो गया एक्स प्लस वाई बराबर 2, और एक हम लोग मान लेते लिख देते 2x प्लस 3y बराबर 7। तो इस तरह से हम लोगों को ये दो इक्वेशन दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी 2 वेरिएबल है, इसमें भी वही 2 वेरिएबल है, तो ये हम लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कहलाएगा। यानी एक ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और एक ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये पेयर हो गया इसका। तो इसी के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। और ध्यान से देखिए, हम लोग इस चैप्टर में आखिर करेंगे क्या, तो कभी कभी जब भी हम लोग को कोई एक इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल है, तो आप लोग ये बात याद कर लीजिए कि जैसे अगर हम लोगों को सिंपल अगर इसको सॉल्व करना होता है, यानी एक्स प्लस 9 बराबर 0, तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिए एक्स का मान क्या आ जाता, सिंपल है -9 आ जाता, यानी 9 उधर जाके माइनस में हो जाता। यानी अगर हम लोगों का सिर्फ एक वेरिएबल है और उसको अगर हम लोग को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम लोग को एक ही इक्वेशन से हम लोग उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकाल लिए। लेकिन जब 2 वेरिएबल आ जाता है, तो 2 वेरिएबल को का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। उसी तरह से अगर हम लोग को अगर 3 वेरिएबल रहे, जैसे अगर कुछ इस तरह का वेरिएबल रहे, हम लोग का इक्वेशन रहे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, तो इसको अगर हम लोग को इन तीनों का वैल्यू अगर हम लोग को कभी निकालना होगा, तो हम लोग को ऐसा 3 इक्वेशन चाहिए होगा, यानी 3 इक्वेशन चाहिए होगा जिसमें ये तीनों वेरिएबल हो, तभी जाकर हम लोग जो है इसको इन तीनों का ही वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो उसी के कारण अगर हम लोग को इन 2 वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग को 2 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए।
अब यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए जो कि होता है सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, यानी किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि सोल्यूशन उसको बोलते हैं यानी कोई भी वेरिएबल है, जैसे इसका सोल्यूशन अगर कोई निकालने बोल रहा है तो वो यानी कि ये बोल रहा है कि एक्स का कोई ऐसा वैल्यू फाइंड करने के लिए जिसको इस इक्वेशन में रखने पर ये जो पूरा है ये सेटिस्फाई हो जाए, यानी LHS और RHS बराबर हो जाए। तो एक्स यहाँ पर अगर हम लोग खुद से भी सोचे तो -9 अगर रख देंगे तो -9 + 9 का होकर 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसमें इसका सोल्यूशन जो है वो -9 हो जाएगा। तो यही सोल्यूशन होता है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो है आप लोगों को पता है कि इन्फिनिट सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन जब हम लोग इस तरह से पेयर ले लेते हैं तब हम लोग जो है इन दोनों का इस्तेमाल करके एक्स और वाई का केवल एक ऐसा वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि इन दोनों को जब सेटिस्फाई करेगा तब हम लोग कहेंगे कि ये जो भी एक्स और वाई का वैल्यू आएगा वो इन दोनों का ही सोल्यूशन होगा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सोल्यूशन है। तो इसी को निकालने के लिए हम लोग जो है इस चैप्टर में सीखेंगे। तो इसका जो है 3 टाइप होता है जिसे हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है कुछ और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले एक जनरल फॉर्म होता है, तो आप लोगों को पता है कि जितना भी टाइप का इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म होता ही है। तो जैसे कि अगर आप लोगों को पता होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + b = 0 होता है, यानी यहाँ पर एक वेरिएबल तो होगा ही होगा जिसका पावर 1 होगा। अब उसके साथ कुछ भी गुणा में हो सकता है और साथ में फिर एक कांस्टेंट टर्म हो सकता है और बराबर में 0 रहेगा, तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म बोलते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है। इसी तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0। ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होता है, यानी दो वेरिएबल होगा और उसके साथ कुछ भी गुणा में हो सकता है, यानी उसका कोफिशिएंट हो सकता है, एक कांस्टेंट टर्म होगा और बराबर में 0 होगा। तो ये जनरल फॉर्म होता है। उसी तरह से अब ये जो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देख रहे हैं उसका जनरल फॉर्म इस तरह से होता है। अब इसको देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सेम ही है इसी के जैसा, यानी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो इसमें हम लोगों को बस क्या करना है कि दो इक्वेशन ले रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग जो है डायरेक्ट a, b और c लिखने की जगह उसको a1, b1 और c1 लिख देंगे और जो दूसरा वाला इक्वेशन होगा उसको a2, b2 और c2 करके लिख देंगे। तो ये हम लोग का इसका जनरल फॉर्म हो जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, यानी ध्यान से देखिए आप लोगों को पता है कि जो भी इक्वेशन होता है उसको हम लोग ज्योमेट्री में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी जो कार्टेशियन सिस्टम होता है उस पर प्लॉट कर सकते हैं सारा इक्वेशन को। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं x + y = 4, तो ध्यान से देखिए इसको हम लोग चाहे तो इस तरह से जो कार्टेशियन सिस्टम होता है उस पर प्लॉट कर सकते हैं। तो कैसे प्लॉट करते हैं ये आप लोगों ने पिछले क्लास में भी सीखा होगा। यानी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन का दो सोल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक सोल्यूशन हो जाएगा कि 2 और 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2 रखने पर ये 4 हो जाएगा। और एक मान लेते हैं यहाँ पर 1, 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 रखने पर ये 4 हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को पता है कि ये x होता है और ये y होता है। और फिर इन दोनों पॉइंट को हम लोग जो इसमें प्लॉट कर देंगे, यानी 2, 2 जो है वो 2 और 2 यहाँ कहीं पे होगा, और फिर 1, 3 तो 1 और 3 यहाँ कहीं पे होगा। और फिर इन दोनों को मिलाते हुए एक इस तरह से लाइन खींच देते हैं। तो यही हम लोग का जो है इसका एक इस इक्वेशन का हम लोग का लाइन बन जाता है, यानी ग्राफ बन जाता है। अब इसमें एक नोट करने वाला बात क्या है कि एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ दैट इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इट, यानी कि इसमें आप लोग जो है ये जो लाइन है इस पर जितना भी पॉइंट होगा वो सारा ही पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखते हैं, x, y करके लिखते हैं, यानी कोई एक नंबर यहाँ रहेगा, एक नंबर यहाँ। तो ये जो होगा ये इसका एक सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, जितना भी यहाँ पे पॉइंट होगा। यानी मान लेते हैं अगर यहाँ कोई पॉइंट होगा जो कि 1, 3 होगा, तो ये 1, 3 जो है वो इसका ही एक इक्वेशन होगा। इस तरह से काम करता है ये। और इसका ठीक उल्टा भी होता है कि अगर कोई इसका सोल्यूशन है, मतलब मान लेते हैं कि इसका एक सोल्यूशन 5, -1 है, तो ये जो 5, -1 होगा ये इसी लाइन पर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, यानी ये दोनों ही सही है कि अगर हम लोगों का कोई एक इक्वेशन है तो उसका अगर हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ पर जितना भी पॉइंट होता है वो उसका एक सोल्यूशन होता है, और जितना भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो उस ग्राफ पर बना हुआ जो लाइन होता है उसी पर पॉइंट होगा। और हाँ, यहाँ पर एक बात और बताना रह गया था कि ध्यान से देखिए ये जो हम लोगों ने जनरल फॉर्म देखा, तो इस जनरल फॉर्म में भी कुछ कंडीशन होता है। सबसे पहला कंडीशन होता है कि a1, b1, c1 और a2, b2, c2 जो है ये सब बिलोंग करता है रियल नंबर्स को। तो ये जो इस तरह का साइन होता है ये बिलोंग टू का साइन होता है, यानी ये सारा ही रियल नंबर होगा। यानी अगर ये कोई इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता है। अभी ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप लोग बस ये समझ लीजिए कि ये तीनों कोई भी नंबर हो
सकता है। फिर उसके बाद एक और कंडीशन ये होता है कि A1 और B1 जो है ये दोनों एक साथ कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, जिसको हम लोग जो है इस तरीका से बोलते हैं कि A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। यानी इसका सीधा मतलब ये हुआ कि दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि ध्यान से देखिए अगर ये जीरो और ये दोनों ही जीरो हो जाएगा तब तो ये इक्वेशन ही नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं बचेगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक हमेशा रहेगा ही रहेगा। एक चाहे तो जीरो हो सकता है, मान लेते हैं अगर इसको जीरो कर भी देंगे तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला तो कम से कम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा ना, तो इसलिए ये दोनों को भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता है। उसी तरह से A2 और B2 जो है ये भी दोनों एक साथ कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो ये बस याद रखने वाला बात है, और ये कुछ उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप लोग बस ये जनरल फॉर्म याद रखिएगा, इसका आगे हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी ध्यान से देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि कैसे प्लॉट करते हैं। अब हम लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब बात करते हैं तो हम लोग के पास ऐसा ही दो इक्वेशन रहता है। तो इन दोनों इक्वेशन को ही हम लोग जो है अलग अलग करके प्लॉट कर सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम पे। तो मान लेते हैं एक लाइन जो है इस तरह से बना और एक लाइन जो है वो इस तरह से बना। तो ध्यान से देखिए, यानी कि ये वाला एक इक्वेशन का बन गया और ये दूसरा इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब ध्यान से देखिए, जो सोल्यूशन होता है इन दो ये जो हम लोग का इस तरह का जितना भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका जो सोल्यूशन होता है ये वही पॉइंट होता है जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करता है। यानी यहाँ पर मान लेते हैं इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है वो मान लेते हैं 2,5 होता है। तो 2,5 ही जो है वो सोल्यूशन हो जाता है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। हम लोग जो है एक एग्जांपल लेते हैं, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग जो है कोई भी एक रैंडम सा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी दो इक्वेशन ले लेते हैं। मान लेते हैं एक लेते हैं 2x + 4y = 7 और उसके बाद एक ले लेते हैं x - 3y = 2। तो ध्यान से देखिए, ये दो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल टू वेरिएबल्स है, यानी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। अब इसका अगर हम लोगों को सोल्यूशन निकालना है, ध्यान से देखिए, अगर सिर्फ इसका कोई सोल्यूशन निकालने बोलेगा तब तो आप लोगों को पता है कि इसका इन्फिनिट सोल्यूशन होगा। अगर सिर्फ इसका सोल्यूशन निकालने बोलेगा तब भी इन्फिनिट सोल्यूशन होगा। लेकिन जब इन दोनों का सोल्यूशन निकालने बोलेगा तो यहाँ पर x और y का केवल एक ही ऐसा वैल्यू होगा जो दोनों को ही सेटिस्फाई कर देगा। तो इसलिए इसका कोई एक ही सोल्यूशन होगा। तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखिए, इसको निकालने का तरीका तो बहुत सारा होता है। यानी जो तीन तरीका होता है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है ज्योमेट्री से इसको कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ही ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग जो है दोनों इक्वेशन का सबसे पहले दो दो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इसका अगर हम लोग दो सोल्यूशन निकाले तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर इसको 0 रख देंगे तो ये तो 7/4 हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है थोड़ा 8 कर लेते हैं ताकि इसको सोल्यूशन निकालना थोड़ा इजी हो, वरना फिर ये पॉइंट में चल जाएगा। तो अब मान लेते हैं इसको 0 करते हैं तो y जो है वो 2 आ जाएगा इस तरह से। यानी एक हम लोग का आ गया 0 2, ठीक है। यहाँ पर x और y इस तरह से रहेगा। तो एक आ गया हम लोग का 0 और 2, यानी अगर 0 ये इसको रख देंगे तो यहाँ 2 रखने पर ये सेटिस्फाई हो गया। और फिर उसके बाद मान लेते हैं अगर y को हम लोग 1 रखेंगे तो ये 1 रखने पर 4 और ये -4 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, यानी x जो है वो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है दो सोल्यूशन निकाल लिए। अब उसके बाद इसका भी इसी तरह से निकाल लेंगे, यानी x और y रखे। अब मान लेते हैं सबसे पहले इसको y को 0 कर देते हैं, तो y को 0 करने से x 2 आ जाएगा। और उसके बाद फिर अब दूसरा हम लोग करते हैं कि y को मान लेते हैं 1 रखते हैं, तो ये 1 रखने पर ये उधर जाके +3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5। तो इस तरह से हम लोग दो दो सोल्यूशन निकाल लिए। अब इसको जल्दी से प्लॉट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम बना लेंगे। ये हम लोग का ओरिजिन होता है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग का क्या है, 0,2 है। तो हम लोग जो है सबसे पहले इस तरह से सारा लाइन लाइन पार लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5। इधर साइड भी कर लेंगे -1 -2, ऐसे माइनस का उतना काम नहीं है तो अभी के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर भी -1 -2 इस तरह से रहेगा। और ऊपर साइड हम लोग का रहेगा 1 2 3 और थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं 4 और ये आ गया 5। अब इसको हम लोग जो है जल्दी जल्दी प्लॉट करते हैं। सबसे पहले 0,2, तो 0,2 तो ये हम लोग का यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद है 2,1,
तो 2,1 ये हम लोग का यहाँ पर होगा। तो यानी कि ये हम लोग का एक पॉइंट मिला और ये एक पॉइंट मिला। अब इन दोनों को हम लोग जो है इस तरह से मिला देंगे तो ये एक ग्राफ बन गया। फिर उसके बाद अब इसको प्लॉट करेंगे तो सबसे पहला है 2,0, तो 2,0 यहाँ पर होगा और उसके बाद है 5,1, तो 5,1 तो ये यहाँ पर होगा और फिर इसको भी इस तरह से हम लोग मिला देंगे। तो ध्यान से देखिए, जब हम लोग इन दोनों का ग्राफ बनाए तो ये दोनों यहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट किया, तो ये जो पॉइंट होगा यही इसका सोल्यूशन होगा। अब यहाँ हम लोग जो है इसको अगर हम लोग और प्रिसाइजली बनाते हैं, एकदम नाप के, तब हम लोग को इस पॉइंट का रियल कोऑर्डिनेट मिल जाता है। तो ये जो पॉइंट होगा यही इसका सोल्यूशन होगा, यानी इसका जो है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, y मान लेते होगा। तो यहाँ पर x के जगह पर जो भी नंबर होगा और y के जगह पर जो भी नंबर होगा वही जो होगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सोल्यूशन होगा। यानी वही दोनों वैल्यू x और y का ऐसा वैल्यू होगा जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ज्योमेट्री के रूप से निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके सोल्यूशन। अब इसमें जो है 3 कंडीशन होता है, यानी ध्यान से देखिए, सबसे पहला कंडीशन है इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, यानी कि हम लोग जो है मान लेते हैं 2 इक्वेशन था, उसका ग्राफ बनाए, वो दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तब तो हम लोग सिंपल कह देंगे कि वो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वही उसका सोल्यूशन है। लेकिन अब कोई ऐसा भी केस हो सकता है कि हम लोग का जो दोनों ही लाइन बना वो इस तरह से पैरेलल बन गया। अब जब पैरेलल बनेगा तब हम लोग कहेंगे कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है और जहां पर इंटरसेक्ट करता है वही सोल्यूशन होता है। तो जब दोनों ग्राफ का लाइन पैरेलल बन जाएगा तो हम लोग कहेंगे उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और एक और केस होता है कि कोइंसिडेंट बन जाए, यानी मान लेते हैं एक इक्वेशन था उसका एक इस तरह से लाइन बना हुआ था और एक और इक्वेशन था उसका इसी के ऊपर ही बन गया, यानी दोनों इक्वेशन का जो लाइन बना वो एक ही के ऊपर एक बन गया, यानी कोइंसाइड कर गया। तो हम लोग कहेंगे कि उसका इन्फिनिट सोल्यूशन होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए वो हर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए उसका इन्फिनिट सोल्यूशन होता है। अब हम लोग जो है देखते हैं टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी ध्यान से देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो जो है मेन रूप से 2 टाइप का हो सकता है, या तो वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। यानी जो है कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसका कोई ना कोई एक सोल्यूशन होगा, यानी जैसे अगर हम लोगों ने अभी 3 केस देखा था कि या तो उसका एक सोल्यूशन हो सकता है या नो सोल्यूशन हो सकता है या इन्फिनिट सोल्यूशन हो सकता है। तो अगर एक सोल्यूशन होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो कंसिस्टेंट है, यानी वो हम लोग का कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब उसके बाद दूसरा होता है कि कोई सोल्यूशन अगर ना हुआ तब हम लोग कहेंगे कि वो इनकंसिस्टेंट है। और ध्यान से देखिए, अब कंसिस्टेंट का ही एक और टाइप होता है डिपेंडेंट वाला, यानी कि इसमें क्या होगा कि इसका इन्फिनिट सोल्यूशन होगा। यानी कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि एक सोल्यूशन ही होगा, लेकिन डिपेंडेंट का मतलब हो जाता है कि इन्फिनिट सोल्यूशन होगा। तो जैसे अगर हम लोग इन तीनों कंडीशन में देखें तो ये वाला हम लोग का हो गया कंसिस्टेंट और ये हो गया इनकंसिस्टेंट, और ये भी कंसिस्टेंट हुआ लेकिन साथ में ये डिपेंडेंट भी हुआ क्योंकि ये इसका इन्फिनिट सोल्यूशन है। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक पर, जो कि है सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसको सॉल्व करने के लिए अब हम लोग सीखेंगे। और यही हम लोग को जो है आगे बहुत जगह काम आएगा, पूरे मैथ में हम लोग को सारा जगह ये सब काम आता है। तो इसलिए इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी चैप्टर में आप लोगों को काम आएगा, आगे और भी बहुत सारा चैप्टर होगा जिसमें आप लोग को इसी तरह से 2 इक्वेशन मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसको सॉल्व करके आप लोगों को जो है वैल्यू निकालना होगा वेरिएबल का। तो इसलिए ये आप लोग को बहुत अच्छे से सीखना है। और ध्यान से देखिए, इसमें जो है 2 तरीका आप लोगों को मैंने शुरू में ही बताया था कि इसको हम लोग जो है ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल वाला मेथड तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि सबसे पहले हम लोग जो है दोनों इक्वेशन का ग्राफ बना लेंगे और जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सोल्यूशन होगा। और अगर दोनों लाइन पैरेलल बन जाता है तो हम लोग कहेंगे नो सोल्यूशन है, और अगर जो है वो कोइंसिडेंट हो जाता है यानी एक के ऊपर एक दोनों ग्राफ बन जाता है तो हम लोग कहेंगे कि इन्फिनिट सोल्यूशन है। अब हम लोग जो है देखते हैं कि अलजेब्रिकली रूप से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने का जो है 3 तरीका होता है। सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी ध्यान से देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें हम लोग का सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग को जो है 2 इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ था। एग्जांपल से समझेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से 2 हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ था। अब हम लोग क्या किए, ये दोनों ध्यान से देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि 2 वेरिएबल है और सबका पावर भी 1 ही है। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना था, यानी इसका सोल्यूशन निकालना था। यानी सोल्यूशन निकालने का क्या मतलब हुआ कि x और y का कोई ऐसा वैल्यू जो इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे।
तो जो सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन को लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इस इक्वेशन को लिए, अब इसको हम लोग जो है यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म के रूप में लिख लेते हैं। यानी मान लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पर लिखना चाहे x को, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 - 2y, यानी ये जो +2y था इसको उधर साइड कर दिए, यानी अब हम लोगों को जो है x का वैल्यू मिल चुका है जो दूसरा वेरिएबल था उसके टर्म में। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम लोग जो है सबसे पहले एक किसी भी एक इक्वेशन को लेकर उसमें से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में लिख लेते हैं, और अब ये जो वैल्यू हम लोग का x का आया है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो दूसरा इक्वेशन है उसमें, यानी 3 - 2y है, इसको अब हम लोग ये जो इक्वेशन है इसमें x के जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर x के जगह पर 3 - 2y रखने पर फिर ये हो जाएगा 7 3 21, 7 2 14y, और ये -15y पहले से था, और इसको सॉल्व करके हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से 19/29 y का वैल्यू आ गया। और अब जो ये y का वैल्यू मिला है इसको वापस से जो हम लोग x निकाले थे इस तरीके से इसमें रख देंगे तो हम लोग को x भी मिल जाएगा। यानी इसमें हम लोग क्या किए, सबसे पहले कोई एक इक्वेशन लिए, उसको उसका कोई एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में लिख लिए, यानी x को हम लोग y के टर्म में लिख लिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए कि ये जो भी हम लोग को x के बराबर में आया था, अब इसको हम लोग चाहे तो उल्टा भी कर सकते थे कि y को जो है x के टर्म में लिखते और फिर y के जगह पर वो वाला चीज रख देते। तो इसको आप लोग दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे पहले वाले इक्वेशन में, और फिर उससे हम लोग को जो है y का वैल्यू मिल जाएगा, और अब उस y का वैल्यू को वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो हम लोग को इससे फिर x भी मिल जाएगा, और फिर इस तरह से x और y दोनों मिल जाएगा, यही हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, यानी रिमूव कर देते हैं किसी एक वेरिएबल को। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये दो इक्वेशन इस तरह से हम लोगों को दिया हुआ था, यहाँ पर है 9x - 4y = 2000, और यहाँ पर है 7x - 3y = 2000। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी दोनों को हम लोग जो है एक ऐसा नंबर से गुना कर देते हैं जिससे कि कोई एक वेरिएबल जो है वो बराबर हो जाए। यानी मान लेते हैं यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 7x है, अब हमको x को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 9 को हम लोग जो है इससे गुना कर देंगे और 7 को इससे गुना कर देंगे। यानी इस पूरे इक्वेशन को जब हम लोग मान लेते हैं 7 से गुना कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि ये 7 9 जा 63x हो जाएगा, और सबसे गुना करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ इससे करेंगे, तो ये 7 4 जा 28y हो जाएगा, और फिर इसको भी 7 से गुना कर देंगे, और इसको फिर हम लोग 9 से गुना कर देंगे, यानी जो उल्टा उल्टा करके गुना कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे इस पूरे को और 7 से गुना कर देंगे इस पूरे को, और इससे हम लोग को जो है दो इस तरह से नया इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक खास बात क्या रहेगा कि यहाँ पर ध्यान से देखिए 63x है और 63x है, तो यानी दोनों सेम हो चुका है। तो अब हम लोग चाहे तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस करने से क्या होगा कि ये वाला जो है ये टर्म ही गायब हो जाएगा, यानी ये हम लोग का क्या हो जाएगा 63x - 28y, और फिर LHS को LHS से माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा -63x, और ये माइनस और माइनस जुड़ के +27y हो जाएगा, और फिर इधर साइड भी माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14,000 - 18,000। तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिल गया कि ये और ये खत्म हो जाएगा, और अब हम लोग के पास सिर्फ y ही बचेगा, एक ही वेरिएबल बचेगा जिसका हम लोग वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फिर y का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि यहाँ पर 4000 आया है, और जैसे ही हम लोग को फिर ये मिल जाएगा तो इसको वापस से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। हम लोग जरूरी नहीं कि किसी एक ही में रखें, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि जो हम लोग का सबसे सिंपल वाला जो सबसे शुरू वाला इक्वेशन होगा उसी में रखेंगे, क्योंकि वो सबसे सिंपल होता है, तो उसमें से हम लोग को x का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से उसमें y का वैल्यू रखने पर x का वैल्यू 2000 मिल गया। यानी इस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या किए कि किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट किए। अब जरूरी नहीं कि इसी को एलिमिनेट करें, हम लोग चाहे तो y को भी एलिमिनेट कर सकते थे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 3 से गुना कर देते, तो 3 से गुना करने पर ये हम लोग का -12y हो जाता। यानी अगर हम लोग इसको करके देख ही लेते हैं तो यानी 3 से गुना करके ये हो जाएगा 9 3 जा 27x - 12y, और बराबर 3 2 जा 6000 हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, यानी अपोजिट वाला से 2 से नहीं 4 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28x, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 4 3 जा 12y, और बराबर ये हो जाएगा 4 2 जा 8000। और उसके बाद अगर हम लोग इन दोनों को अब घटा देंगे तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे घटा देते हैं, तो यहाँ पर 28 में से 27x घट जाएगा तो x आ जाएगा। फिर उसके बाद ये -12y है और -12y
तो ये प्लस में हो जाएगा और माइनस प्लस होके ये खत्म हो जाएगा। यही इसी को हम लोग एलिमिनेशन बोलते हैं। और फिर उसके बाद 8000 में 6000 घट जाएगा तो ये 2000 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए x का वैल्यू मिल गया है और अब इस x का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख के y निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज़्यादा जो है यही वाला मेथड हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। क्योंकि बस किसी भी इक्वेशन को हम लोगों को जो है किसी नंबर से गुना कर देना है और फिर दोनों को घटा देना है तो आंसर आ जाता है। अब मान लेते कभी कभी जो है इस तरह का भी कोई इक्वेशन हो सकता है कि मान लेते दिया हुआ a + 2b = 16 और एक इक्वेशन दिया हुआ है 3a + b = 17। तो ध्यान से देखिए ये दो इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक ही को बस गुना करेंगे, जो नहीं कि दोनों को गुना करें। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे 2b है तो हम लोग जो है बस इसी इक्वेशन को 2 से गुना कर देंगे तो ये वापस से 2, मतलब हम लोग को बस सेम करना होता है किसी एक वेरिएबल को। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस पूरे इक्वेशन को 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6a + 2b बराबर और 17 × 2 कितना हो जाएगा 34। तो इस तरह से हम लोग का एक इक्वेशन ये आ गया है और एक नया इक्वेशन ये आ गया है। तो इसमें हम लोग को दिख रहा है ये और ये सेम है, तो यानी कि जब हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6a - a यानी 5a और ये माइनस होके खत्म ही हो जाएगा और बराबर और 34 में से 16 जाएगा तो ये हो जाएगा 8 6 14, ये हो गया 2 और 1 1 2। तो यानी a बराबर हम लोग का आ जाएगा 18/5। तो इस तरह से हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यानी हम लोग को बस करना क्या है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि हम लोग को क्या करना है कि किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना है, यानी उसका जो कोफिशिएंट है उसको बराबर करना है ताकि हम लोग सब्ट्रैक्ट करके उसको हटा सके, एलिमिनेट कर सके। अब हम लोग जो है तीसरा और सबसे आखिरी मेथड पर चलते हैं जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये जो है ये नए वाले एनसीईआरटी से हटा दिया गया है और बहुत सारे सिलेबस से ये इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है, लेकिन ये तब भी हम लोग जो है देख लेते हैं और ये कोई बड़ा चीज़ भी नहीं है, बहुत ईजी ही चीज़ है। तो ध्यान से देखिए, इसे समझने के लिए हम लोग जो है इससे पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने शुरू में देखा था कि अगर हम लोग को देखना है कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है उसका एक सोल्यूशन है या इन्फिनिट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, ये 3 कंडीशन होता है। तो उसके लिए हम लोग जो है ग्राफ से कैसे पता करते हैं ये हम लोगों ने देखा था। यानी अगर कोई दो इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था तो हम लोग कहते हैं कि उसका एक सोल्यूशन होगा। अगर दोनों का पैरेलल लाइन बन जाता है तो हम लोग कहते हैं कि नो सोल्यूशन है, और अगर कोइंसाइड कर जाता है एक के ऊपर एक तो हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग का इन्फिनिट सोल्यूशन है। तो ये 3 केस होता है। तो उसी तरह से ये तो हम लोग हो गया कि ग्राफ देखकर कैसे बता सकते हैं, लेकिन अगर बिना ग्राफ देखे अगर हम लोग को बताना होगा तो कैसे बताएंगे, तो उसका एक तरीका होता है। तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस टाइप का होता है। एक हम लोग का a1x होता है प्लस b1y होता है प्लस c1 = 0 होता है, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 होता है। ये हम लोग का जनरल फॉर्म है उसका। अब ये दोनों है तो इसमें हम लोग का जो है, अगर ये 3 आप लोगों को जो है याद रखना है कि सबसे पहला है कि a1/a2 जो है वो अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तब हम लोग कहेंगे कि उसका एक ही सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। यानी यहाँ पर हम लोगों का a1 कुछ भी होगा, यहाँ पर b1 कुछ भी होगा, यहाँ पर भी a2 और b2 कुछ भी होगा, तो हम लोग जो a1/a2 निकालेंगे और b1/b2 निकालेंगे। और अगर ये दोनों जो है बराबर नहीं होगा तब हम लोग कहेंगे कि एक सोल्यूशन है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो गया तब हम लोग फिर अब चेक करेंगे कि ये दोनों बराबर है तो क्या C1 और C2 जो है इसका जो रेशियो है ये भी बराबर है। यानी अगर a1/a2 बराबर b1/b2 है और बराबर c1/c2 है, यानी ये तीनों ही अगर बराबर हो जाए तब हम लोग कहेंगे कि इन्फिनिट सोल्यूशन है। और अगर ये बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, सॉरी यहाँ पर b2 होगा c2 नहीं होगा, तो ये a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन जो है ये दोनों c1/c2 के बराबर नहीं है, तब हम लोग कहेंगे कि नो सोल्यूशन है। यानी इसे आप लोग एक बार अच्छे से फिर से याद कर लीजिए कि a1/a2 है बराबर है, अगर नहीं है b1/b2 के तब एक सोल्यूशन। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तब फिर हम लोग चेक करेंगे कि वो बराबर होने के बाद c जो है उसका भी रेशियो बराबर है, यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसका भी रेशियो बराबर है। अगर ये भी बराबर है, तीनों ही बराबर है, तब कहेंगे इन्फिनिट सोल्यूशन है। और अगर ये बराबर नहीं है, सिर्फ ये दोनों बराबर है, तब हम लोग कहेंगे कि नो सोल्यूशन है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हम लोग को जो है दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस तरह से दिया हुआ है कि 2x + 3y - 5 = 0, और एक दिया हुआ है 4x - 5y - 2 = 0। तो ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब इसमें अगर हम लोग को चेक करना है कि इसमें सोल्यूशन कितना है, एक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या इन्फिनिट सोल्यूशन है, तो हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ पर ये हम लोग का a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, ये
B2 हो गया। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/4, तो ये हम लोग का यानी कि आ जाएगा 1/2, यानी A1/A2 जो है वो आ गया है 1/2। फिर अब उसके बाद हम लोग जो है निकालेंगे B1/B2, तो ये हो गया B1, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तो ये हो गया B1/B2। तो ध्यान से देखिए जो माइनस प्लस का साइन होता है वो ध्यान से लेके चलना है, ये नहीं कि उसको छोड़ देना है। तो सबसे पहले B1 हम लोग का है 3 और बाय, और ये B2 है हम लोग का -5। तो ध्यान से देखिए क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों हम लोग को दिख रहा है बराबर नहीं आया है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं आएगा तो हम लोग कहेंगे कि इसका कोई एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। तो इस यानी हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन अगर ये दोनों बराबर आ जाता तो हम लोग सोल्यूशन नहीं निकालते, क्योंकि सोल्यूशन निकालने का मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि ध्यान से देखिए अगर ये दोनों बराबर नहीं होता, ये दोनों बराबर हो जाता है तो उसके बाद दो कंडीशन हो सकता था कि या तो C1 और C2 जो है वो भी बराबर होता है, और अगर वो भी बराबर होता तब तो इन्फिनिट सोल्यूशन होता। तो हम लोग कितना ही सोल्यूशन निकालते, एक सोल्यूशन निकालते, दो सोल्यूशन निकालते, इतना सोल्यूशन है कि निकालते ही रह जाते। तो इसलिए हम लोग उसका सोल्यूशन कभी निकालेंगे ही नहीं। और अगर ये C1 और C2 बराबर नहीं भी है तो इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, तब इसका सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। यानी हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है। अब फाइनली हम लोग चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर। तो ध्यान से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो बहुत ही इजी मेथड भी है, क्योंकि इसमें हम लोगों को जो है डायरेक्ट आंसर मिलता है। यानी कि हम लोगों को जो है कोई भी दो इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ था, पेयर दिया हुआ था, उसका अगर हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला में हम लोगों को रख देना है सारा वैल्यू को और सीधे आंसर आएगा। यानी x बराबर होता है ये और y बराबर ये होता है, और इसमें हम लोग सारा बस वैल्यू रख देंगे तो हम लोग को सीधा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बाकी सब में इतना सारा करना पड़ रहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, पहले इसको x को लिखो y के टर्म में, फिर y को सब्स्टिट्यूट करो, फिर उसको वापस से y का वैल्यू निकाल के फिर x में सब्स्टिट्यूट करो, बहुत झंझट था। फिर उसके बाद जो एलिमिनेशन मेथड था उसमें भी था कि पहले एक इक्वेशन को गुना करो, भागा करो, इतना करना पड़ रहा था, पर इसमें हम लोग का डायरेक्ट आंसर आता है। तो अब हम लोग जो है फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला ये है कि जब भी हम लोग को x निकालना होगा तो ये इसका फॉर्मूला ये होगा, तो इसमें सारा वैल्यू को रखने पर हम लोग को x मिल जाएगा, और ये वाला है y के लिए। तो इस तरह से हम लोग x और y का डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए ये आखिर आया कैसे है, उसे हम लोग जो है प्रूव भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग जो है जल्दी से इसको प्रूव कर लेते हैं। ऐसे ये प्रूव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और काम भी नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर ये आया कैसे है। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है दो इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ले लेंगे, यानी जनरल फॉर्म जो होता है वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले A1x होता है प्लस B2y होता है प्लस यहाँ पर भी B1 होता है और बराबर 0। और जो दूसरा इक्वेशन होता है उसमें हम लोग का A2x होता है, B2y होता है और प्लस C2 होता है बराबर 0। तो यही हम लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। अब हम लोग जो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, मतलब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y का जो वैल्यू निकला था वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यानी वो जो आप लोग को उतना अजीब जैसा चीज़ दिख रहा था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके ही आया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख लेते हैं। तो जैसे x है तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो ये दोनों को उधर साइड कर देंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -C1 माइनस B2y और बाय, और ये हम लोग का जो A1 है ये डिवाइड में इस तरह से चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को x बराबर ये मिल गया है। अब ये जो x का वैल्यू मिला है इसको हम लोग दूसरे वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो दूसरे वाली इक्वेशन में रखने पर ये हो जाएगा A2 और x के जगह पर रख देंगे -C1 और उसके बाद -B2y और बाय A1, और फिर उसके बाद हम लोग का जैसे है बाकी लिख देंगे, यहाँ पे प्लस है, प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0। अब हम लोग बस इसको सॉल्व करते हैं। तो इस सॉल्व करने पर हम लोग को जो है y का यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो है गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -A2C1 और उसके बाद फिर ये इससे भी गुना हो जाएगा तो -A2B2 और y हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस, अब ध्यान से देखिए हम लोग जो काम करते हैं बटा में एलसीएम ले लेते हैं A1 को। तो यहाँ पर तो A1 पहले से है और यहाँ पर नहीं है तो A1 से गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A1B2y और प्लस, और A1 से फिर ये गुना होकर हो जाएगा A1C2 और बराबर में है हम लोग का 0। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये जो A1 है ये तो उधर जाकर 0 ही हो जाएगा गुना होकर। तो यानी अब हम लोग का सिर्फ ये बचा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्लस वाला है उसको उधर साइड कर देते हैं। तो यानी ये हो जाएगा A1B2y प्लस, या फिर एक काम करते हैं इसको इसी साइड अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो इसीलिए हम लोग इसको इसी साइड छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा -A2B2 और y,
और जो बाकी दोनों है उसको उधर साइड कर देते हैं। तो यानी ये जो है ये उधर साइड जाके प्लस हो जाएगा, यानी A2C1 आ जाएगा, और ये वाला जो है ये उधर साइड जाके माइनस हो जाएगा, यानी -A1C2 आ जाएगा। तो ये हम लोग को आ चुका है। अब इसमें हम लोग जो है दोनों में y दिख रहा है, y कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने पर यहाँ पर आ जाएगा A1B2 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा A2B2, और ये हम लोग का बराबर में है A2C1 माइनस A1C2। अब ध्यान से देखिए ये वाला जो है ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो यानी y बराबर क्या आ जाएगा, A2C1 माइनस A1C2 तो पहले से ही था, और बटा में फिर हम लोग का आ जाएगा A1B2 माइनस A2B2। तो यही तो हम लोग को जो है वहाँ पर लिखा हुआ था। तो इस तरह से हम लोग जो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से y का वैल्यू आ गया है। अब ये जो y का वैल्यू आया है इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर रख देंगे इस y के जगह पर, तब हम लोग को इससे x मिल जाएगा। तो हम लोग जो इसको जल्दी से रख कर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर, सबसे पहले हम लोग का ये हो जाएगा -C1 का वैसे ही रह जाएगा, फिर माइनस, और ये है B1 है, और y के जगह पर हम लोग को क्या रखना है, A2C1 माइनस A1C2 रखना है, और फिर उसके बाद बटा में क्या रखना है, A1B2 माइनस A2B1। तो ये हम लोग को रखना है, ये उधर का है इसको छोड़ देंगे, ये हम लोग को रखना था। और फिर बटा में हम लोग का क्या है, A1 है। अब इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ा मुश्किल जरूर होता है सॉल्व करना, लेकिन इससे हम लोगों का जो है आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग जो इसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। तो इसको देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आराम आराम से इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ये हो गया -C1, फिर उसके बाद अब इसको जो है B1 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा B1 A2 और C1, और फिर अब इससे इसको गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस B1 A1 और C2, और फिर उसके बाद बटा में हम लोग का, बटा में सॉरी यहाँ पर नहीं, सिर्फ यहाँ तक में हम लोग का बटा में क्या है, A1B2 माइनस A2B1 है। तो ये हम लोग का बटा में है, और उसके बाद फिर नीचे में हम लोग का है बटा में A1। अब उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर बटा में कुछ नहीं है, यानी 1 होगा। तो यानी कि अब हम लोग यानी एलसीएम कैसे लेते थे वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो बड़ा बटा है ये है मेन बटा हम लोग का, ये है जिसके नीचे में है A1। और उसके बाद फिर अब हम लोग जो है ये इससे इसको भी गुना कर देंगे। तो ये गुना होकर क्या हो जाएगा, A1B2C1, A1B2C1, लेकिन माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है। फिर उसके बाद अब इसको गुना करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा C1B1 और A2, C1B1 और A2। तो ये आ गया हम लोग का। और उसके बाद जैसे ये था वैसे लिख देंगे, यानी -B1 A2C1, और उसके बाद प्लस B1 A1 और C2। यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको जो है अलग से फ्रेश करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आया है, अभी हम लोग का आया है A1B2C1 प्लस C1B1 और A2, और उसके बाद फिर आया है -B1 A2C1 प्लस B1 A1 और C2, और बटा में हम लोग का क्या आया है। तो ध्यान से देखिए बटा में आया है A1B2 माइनस A2B1, और ध्यान से देखिए उसके भी नीचे जो बटा में हम लोग का A1 था, तो इसको आप लोग को पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी 1 होगा, और ये वाला इसके साथ गुना में होता है, और दूसरा वाला तीसरे के साथ गुना में होता है, यानी ये A1 जो है इसके साथ गुना में आ जाएगा। तो हम लोग जो है इसको यहाँ पर इस तरह से ले आएंगे। तो ये हम लोग का अभी तक आया है। अब यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ ध्यान से देखिए B1 A2C1 है, B1 A2C1 है, और ये दोनों प्लस माइनस में, यानी ये दोनों इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी अब हम लोग के पास सिर्फ ये दोनों बचा है। अब इन दोनों में भी हम लोग A1 जो है कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को A1 को हटाना है, तो इसलिए हम लोग A1 को कॉमन ले लेंगे। तो A1 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें A1 कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा B1C2, और यहाँ पर हो जाएगा -B2C1। तो ये हम लोग का आ गया। और फिर डिवाइड में हम लोग का क्या है, A1, और यहाँ पर है A1B2 माइनस A2B1। अब उसके बाद यहाँ A1 से A1 कट गया, तो ये हम लोग को x का यहाँ से वैल्यू मिल गया। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके इसको प्रूव भी कर दिए कि आखिर ये x बराबर ये और y बराबर ये आखिर आता कैसे है। तो यही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करते हैं। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में तो हम लोग बस डायरेक्ट इस फॉर्मूला से वैल्यू निकालते हैं x और y का, लेकिन अभी आप लोगों ने ये देखा कि आखिर इसको प्रूव कैसे करते हैं। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आप लोग जो है इस चीज़ को, जो हम लोग का दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड होता है, उसका इस्तेमाल करके भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आप लोग जो है घर में एक बार खुद से भी ट्राई करिएगा कि एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके y का और x का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं।
तो अभी आप लोगों को मैंने ये बताया कि आखिर ये दोनों आया कैसे है, लेकिन अब बात आता है कि अगर हम लोगों को ये इस्तेमाल करना है तो क्या हम लोग हर बार इसको याद कैसे रखेंगे। तो इसके लिए जो है एक ट्रिक होता है, तो ध्यान से देखिए। ट्रिक ऐसा है कि हम लोग जो है यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं सबसे पहले नंबर को, यानी हम लोग लिखते हैं एक्स वाई और वन। इस तरह से लाइन बाय लाइन लिखना है, सबसे पहले एक्स फिर वाई फिर वन। फिर उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले B1 B2 फिर C1 C2 फिर A1 A2। यानी बस आप लोग को जो है ये सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले B लिखना है, फिर C लिखना है, फिर A लिखना है और फिर वापस B लिखना है। यानी B से शुरू करके B पर ही खत्म करना है और बीच में C और A लिखना है। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी इसीलिए इसका नाम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पड़ा है। यानी सबसे पहले इसको इससे गुना कर देना है और इसको इससे गुना कर देना है, और गुना करके जो भी आएगा उसको बटा में लिख लेना है। यानी कि ये हम लोग का x है और मान लीजिए कि यहाँ पर तीनों में ही इस तरह से बटा करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x लिखे। अब उसके बाद फिर ये हो गया B1 C2 B2 C1, तो इसको इस तरह से बटा में लिख दिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी B1 C2 है, फिर उसके बाद माइनस B2 C1 कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग बटा में करके लिख लिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी वही सेम काम करेंगे, C1 A2 माइनस C2 A1, तो उसको y के नीचे में बटा में लिख देंगे। और फिर उसके बाद A1 B2 है और माइनस A2 B1 है, उसको हम लोग इस तरह से बटा 1 के नीचे में लिख देंगे। और अब यहाँ से हम लोग जो है x और y दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी मान लेते हैं अगर हम लोग को x निकालना है तो हम लोग जो इस बीच वाला को झाप लेते हैं। तो अभी हम लोग अगर सिर्फ इसको और इसको देखें तो ये वाला जो चीज़ दिख रहा है, इसको अगर हम लोग इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये उधर साइड जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वापस यही सेम चीज़ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये। तो फिर अगर हम लोग को y चाहिए होगा तो इसको हटा देंगे और ये वाला जो है इसको ऊपर कर देंगे। तो इस तरह से नीचे हम लोग का दोनों में ही सेम ही रहता है। ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, फॉर्मूला में भी नीचे हम लोग का दोनों में यही रहता है। तो इस तरह से हम लोग जो इसको याद भी कर सकते हैं। यानी अगर आप लोगों को कभी भूल गए हो तो इस तरह से लिख लीजिएगा, सबसे पहले B फिर C फिर A फिर B। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इसमें बस हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम बच गया है, जिसको हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, और या फिर एक्सरसाइज वाला जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में। जय हिंद।